सो हेलो मित्रों। तो सेल का पार्ट 2 आ गया है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर होगी, डोंट वरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल से। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़े मोड़े डिफरेंसेस होते हैं जो हम लोग को जानना है। पहला, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और उसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। बट वहीं यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन भी देखने को मिलता है। आगे मैं इसकी बात करूंगा। ठीक है। अब उसी पर इसकी जो सेल का जो साइज रेंज होता है वो 0.5 से 100 तक हो सकता है, बट इसका 10 to 150 तक हो सकता है। यहाँ पे फिगर बना हुआ है दोनों का, इससे आप अच्छे से एकदम अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग इसकी ले सकते हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद अपना ये वाला एज अ फर्स्ट पार्ट आप समझ सकते हो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट में अपना सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में 3 लेयर है। पहला है ग्लाइकोलिस, दूसरा है सेल वॉल और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। तो मोस्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, वो 3 लेयर के बने होते हैं। ठीक है। पहला उसमें होता है तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद से सेल वॉल, उसके बाद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक जो मतलब होता है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, बट जो तीनों है वो एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह माने जाते हैं। अब इसी में इन दोनों का क्लासिफिकेशन किया गया है ग्राम के, मतलब कुछ जो होते हैं ग्राम को स्टेन कर पाते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल होते हैं जो ग्राम को स्टेन नहीं कर पाते हैं। जो ग्राम को स्टेन कर पाते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, और जो ग्राम को स्टेन नहीं कर पाते उन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। ये बैक्टीरिया में 2 क्लासिफिकेशन हो गए ग्राम स्टेन करने के आधार पे। ठीक है। पहला ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव। उसके बाद से ग्लाइकोलिसिस में 2 चीज़ें आती हैं। पहला, ग्लाइकोलिसिस थिकनेस और कंपोजिशन में अलग अलग होता है। ठीक है। वो लूज शीट का हो सकता है जिसे अपन लोग स्लाइम लेयर कहते हैं, वहीं कुछ कुछ में ये थिक और टफ हो सकता है जिसे अपन लोग कैप्सूल कहते हैं। वहीं इधर मैंने हाईलाइट भी किया है। कुछ कुछ में ये लूज शीट का होता है जिसे स्लाइम लेयर कह सकते हैं, और कुछ कुछ में ये थिक भी होता है और टफ भी होता है, वहाँ पे इसे कैप्सूल बोला जाता है। सेल वॉल हमारे सेल का जो होता है वो शेप डिटरमाइन करता है, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो बोला जाता है वो प्रोवाइड करता है अपना सेल वॉल। ठीक है। वो प्रोवाइड किया जाता है सेल वॉल के द्वारा, और ये सब इसलिए भी प्रोवाइड किया जाता है कि मतलब सेल जो हो कोलैप्स नहीं करे, ब्रस्ट नहीं करे, इन सारी चीज़ों को। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमेबियल होता है। 3 चीज़ें होती हैं, परमेबियल, इम्परमेबियल और सेलेक्टिवली परमेबियल। परमेबियल में होगा कि तुमको आना है, आओ, तुम भी 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 आओ, सब चले जाओ। बट इम्परमेबियल में किसी को नहीं जाना है, सबके लिए एंट्री बंद है। उसके बाद से सेलेक्टिवली परमेबियल में कुछ ही लोगों को आना है, मीन्स कुछ ही चुनिंदा चुनिंदा लोगों को अंदर लेगा सेल। आप आइए, आप आइए, आप मत आइए, आप मत आइए, ऐसे। ठीक है। बस यही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबियल है नेचर में, मतलब कुछ लोगों को सेल के अंदर लेगा। समझ गए? अब मीजोजोम, ये जो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम, जो कि इनफोल्डिंग्स के द्वारा बनाया जाता है। मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया तो इसी में एक इनफोल्डिंग होगी ऐसे। ठीक है। ऐसे इनफोल्डिंग्स होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और हाँ ठीक है। और ये वाला, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? इसी को मेसोजोम बोलेंगे। इन्हीं को क्या बोलेंगे? मेसोजोम। ये किस किस के फॉर्म में होते हैं? तो ये वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, और लैमेला के फॉर्म में होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये किसके मदद से बनते हैं? तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से क्या बनता है? मेसोजोम बनता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। अब इसका कुछ कुछ फंक्शन भी होगा, तो ये सारे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये इसके फंक्शन से लिखे हुए हैं। पहला, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा, डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करेगा, उसके अलावा रिस्पिरेशन में मदद करेगा, सिक्रेशन प्रोसेस में मदद करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, इंजाइमेटिक कंटेंट के लिए। कुछ प्रोकैरियोट्स, ये यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंट पॉइंट है। कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, जिसको क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जो कि पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। ठीक है। ये फंक्शन जो था यहीं तक था। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक
फंक्शन है। और यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होता है एक, उसमें क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, जो कि पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट। उसके बाद से अब बात करते हैं अपन लोग, अब बैक्टीरिया दो तरीके के हो गए, पहला मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल। अगर बैक्टीरिया मूव कर सकता है मींस दे आर मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकता है देन दे आर नॉन मोटाइल। अगर वो मोटाइल है, ठीक है, तो उसमें फिलामेंटियस एक्सटेंशन होते हैं। पहला होता है फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्रे भी होता है। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है सबसे लंबा पार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये फिलामेंट ही है। तो हुआ ना सबसे लंबा पार्ट, दिस इज फिलामेंट, और ये सबसे लंबा पार्ट है, आप देख के ही समझ गए होंगे। और ये वाला जो हुआ ये हुआ हुक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ ये बेसल बॉडी हुआ। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है फिलामेंट। कौन कौन सा फिलामेंट, सॉरी फ्लैजिला, पहला फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। उसके बाद से फिली और फिम्ब्रे भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये मोटिलिटी में मतलब मूवमेंट में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। पिली जो हो गए वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट किया है और यहाँ पे लिखा भी है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद से होते हैं फिम्ब्रे, जो कि स्मॉल ब्रिस्ट लाइक फाइबर्स होते हैं, और ये सेल के से स्पोर आउट हुए होते हैं, स्पोर्ट आउट हुए रहते हैं सेल से, ठीक है ना। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं ये। कुछ बैक्टीरिया में इनको ऐसा भी किया जाता है कि ये बैक्टीरिया के रॉक से स्ट्रीम्स के रॉक से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और होस्ट टिश्यूज से भी ये अटैच हो जाते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया में ऐसा होता है, ठीक है। अब बात पे यहाँ से सेल इन्वेलप खत्म हो गया। सेल इन्वेलप में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही सारी चीज़ें थी, इससे बाहर कुछ नहीं था। अब राइबोसोम्स जो बेसिकली एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल से, ठीक है ना। अब राइबोसोम की अगर साइज़ की बात की जाए तो ये 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक साइज़ में आता है। 2 तरीके के होते हैं, 70S 80S। 70S जो होता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, 80S का यहाँ पे जिक्र नहीं है, बट 80S होता है जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, इस स्लाइड में जिक्र नहीं है। अब 70S के 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50S एंड 30S। अब ये 50S और 30S क्यों है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, मतलब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तो राइबोसोम्स का सिंपल सा काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। बस सिंपल सा काम क्या है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं जो कि एक सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है, या फिर पॉलीजोम। अब राइबोसोम वहीं जो पॉलीजोम होता है राइबोसोम का, वो ट्रांसलेट कर देता है mRNA को प्रोटीन में। मतलब एक कुछ राइबोसोम हो गए सिंगल mRNA से अटैच हो गए और एक चेन बना लिए, जिन्हें पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम बना, और ये पॉलीजोम बाद में किस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा प्रोटीन्स में। साइज की बात करें 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं, 50S एंड 30S के। 70S का यूनिट किससे बना है, 50S एंड 30S यूनिट से बना हुआ है। अब इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ रिजर्व मटेरियल रखे जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं, उन्हीं को हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में रहते हैं। एग्जाम्पल में फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोगेन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल जो होते हैं वो ब्लू, ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्या चीज़ पाया जाता है, गैस वैक्यूल पाया जाता है। और यहाँ पे हमने बात करी रिजर्व इंक्लूजन बॉडीज की, तो बेसिकली क्या है, रिजर्व मटेरियल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्लाइकोगेन ग्रैन्यूल्स, किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा ये बाउंड नहीं होता है और फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है। अब बात करते हैं अपन लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे प्रोटिस्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, फंजाई हो गए, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं। इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टलाइजेशन देखने को मिलती है, मैंने आगे बोला था एक्सटेंसिव कंपार्टलाइजेशन, इस स्लाइड में पीछे भी है, तो ये होती है। उसके अलावा
यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर इन्वेलप भी होता है। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत अलग अलग तरह के मतलब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लोकोमोटरी या फिर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज होकर किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। एज यहाँ पे एक सेल का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख ये यूकैरियोटिक सेल है। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये वाला, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस यहाँ पे है, ठीक है। अटैच्ड यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी। बाकी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा, गोल्गी अपैरेटस भी देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है ना। अब बेसिकली थोड़ा सा एनसीईआरटी में इसके बारे में था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में तो बता दे रहा हूँ। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं जिन्हें ठीक है। उसके बाद से प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल होता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट सेल के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बट एनिमल सेल के पास लार्ज वैक्यूल नहीं होता है। प्लांट सेल के पास प्लाज्मोडेस्माटा हो सकता है, बट एनिमल सेल के पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, बट एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। अब यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर से हम लोग सेल के जितने ऑर्गेनेल्स है उसको पढ़ना शुरू करेंगे और जल्दी ही उसको भी ख़त्म कर देंगे, और ये चैप्टर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर देंगे।